अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और प्रोफाइल के एपिसोड पे आज भी जो मेरे खास मेहमान और प्रोफेशनल हमारे साथ मौजूद हैं। फाउंडर है कनेक्ट एचआर, सर्टिफाइड एचआर प्रोफेशनल है विद एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर प्लस, मिस्टर शान बाबर साहब। शान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने 20 के में से इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, इस कन्वर्सेशन के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ऑलरेडी ट्रैवल करके आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू। प्लेयर शान साहब, कन्वर्सेशन का स्टार्ट करते हैं। अपना थोड़ा से हमारे व्यूअर्स को अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अर्ली एज के बारे में बताएं, थोड़ा सा अपनी स्टडी के बारे में बताएं। वेल, मैं एक ऑर्डिनरी सा बंदा हूँ। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ यही खान से, सादिकाबाद से, और स्कूलिंग मेरी यहीं से हुई है। उसके बाद फिर जो अक्सर लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ या प्रोफेशनल करियर बताते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हुई थी 2000 से। ठीक है, 2000 से मेरी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हुई, जिसमें मैंने डेली वेजर के तौर पे भी काम किया हुआ है। ठीक है, तो वो एक शुरू का 7-8 साल का एक कहते हैं ना प्रोफेशनल रगड़ा, वो रगड़ा था है। इसके बाद फिर जो प्रोफेशनल करियर है वो मेरा स्टार्ट हुआ था यूफोन से। हाँ, यूफोन में काम किया। उसके बाद फिर एक बीपीओ है, उसमें सर्व किया। एक हेल्थ केयर कंपनी है, उसमें कुछ अर्सा सर्व किया, एक टेक्सटाइल फार्म में। और इस दौरान ही मैंने 2015 में ये एक इनिशिएटिव लिया था कनेक्ट एचआर का, और पता ही नहीं लगा टाइम के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना एक बड़ा मतलब एक प्लेटफॉर्म बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान में भी, और बल्कि इस साल तो हम इंशाल्लाह फैसलाबाद भी जा रहे हैं। तो कोशिश यही है कि इसको पूरे पाकिस्तान को कवर करते हुए तमाम प्रोफेशनल्स को एचआर के उनको कनेक्ट करें, और इन फ्यूचर फिर हम जरा एचआर की फील्ड से बाहर भी निकलेंगे और बाकी लोगों को भी कनेक्ट करेंगे। अच्छा शान साहब, जैसे आपने बताया कि कनेक्ट एचआर, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। क्या इंस्पिरेशन थी एचआर की फील्ड क्यों आपने चुना, और इसमें ये क्यों प्लेटफॉर्म बनाया? बाज लोग जो है ना वो किसी भी प्रोफेशन में आते हैं बाय चांस। मैं एचआर में बाय चॉइस आया हूँ, मैं प्लान करके आया हूँ। मेरा जो एमबीए है एचआर में, वो मेरी जॉब के साथ ही था। लाइक मैं यूफोन में उस दिन जॉब कर रहा था, और प्लान बना के एमबीए को परस्यू करना है। तो एमबीए में क्या परस्यू करें, तो वो फिर मैंने कैलकुलेट करके हर चीज के कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी डिग्री, अपना पर्सनालिटी असेसमेंट करके तो फिर ये चूज किया कि नहीं, मैंने ये प्रोफेशन जो है इट सूट्स मी, ये मेरा मजाज है उससे भी। तो एचआर को मैंने चूज किया बाय चॉइस, और डिग्री परस्यू की, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। और उसके बाद फिर अपना करियर जो है वो यूफोन में कस्टमर सर्विस का था। उसके बाद फिर मैंने एक शिफ्ट लिया और मैं फिर एचआर में आ गया। अच्छा साहब, कनेक्ट एचआर वर्क कैसे करती है, क्या इसका रोल मॉडल क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में? हाँ जरूर। पहले आपने पूछा ये शुरू कैसे हुई और क्या था, तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कुछ मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है, तो मैं उसी को दोबारा रिपीट करता हूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट किया था। तो सोच रहा ये था कि लाहौर में जितने एचआर को लोग हैं हम उनको कनेक्ट करें, और उनके साथ कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करें, और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे, कुछ सीखेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो ये सोच के हमने वही ग्रुप स्टार्ट किया। तो जब कोई हमारे पास ग्रुप में कोई 10, 15, 20 लोग इकट्ठे हुए, हमने सोचा यार ये अब अच्छी एक डिस्कशन होती है इस ग्रुप में, क्यों ना हम इन पर्सन मिलें। तो वर्चुअली तो कनेक्ट हो गए, तो क्यों ना हम पर्सनली भी कनेक्ट करें। तो हमने फिर उसके लिए एक सेटिंग अपनी प्लान की। सोचा तो ये था कि जो 15, 20, 25 लोग हैं वो सारे आएंगे, लेकिन सिर्फ 6 लोग आए थे। आर्मी पहले कि कनेक्ट एचआर का जो पहला मीटअप था, एचआर मीटअप वो 6 लोगों से स्टार्ट हुआ था। और ये कहना, मैं तो ये क्लेम करता हूँ कि कनेक्ट एचआर वो प्लेटफॉर्म है कि जिसने ये ट्रेंड सेट किया है पाकिस्तान में कि एचआर के मीटअप्स, कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स, गैदरिंग्स ये इस तरह की हों, ताकि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलें और लोग एक दूसरे से कनेक्ट करें, सोशलाइज करें। क्योंकि नेटवर्किंग जो है वो इसको बाहर की दुनिया बहुत इंपॉर्टेंस देती है, हम नहीं देते। जी। नेटवर्किंग जो है ये आपकी जिंदगी में आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, ये बड़ा रोल प्ले करती है। वो किसी की सही है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितना आपका नेटवर्क बड़ा है उतनी आपकी वर्थ ज्यादा है।
तो खैर वो 6 महीने से वो सिलसिला शुरू हुआ, तो 6 से 12 हुए, 12 से 20 हुए, 20 से 50 हुए, 50 से 100। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी हमारी कॉन्फ्रेंस होती है इसमें मोर और लेस 150 to 200 के HR के लोग होते हैं। और जब मैं बात करता हूँ कि HR के इतने प्रोफेशनल ज्वाइन करता है, तो मैं पर्सनली उनको HR प्रोफेशनल्स काउंट नहीं करता, मैं काउंट करता हूँ कि 150 to 200 कंपनीज हमें ज्वाइन कर रही हैं, क्योंकि वो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वहाँ के आइडियाज, वहाँ के एक्सपीरियंस, वहाँ की थॉट्स वो लेके आ रहे हैं और वो वहाँ पे डिस्कस हो रही है। तो दैट मीन्स कि वो 150 कंपनीज का एक प्लेटफॉर्म है कि जिसमें इंसान बहुत कुछ सीखता है। शाह साहब, जैसे आपने बताया कि स्टार्ट फ्रॉम 6% से हुआ स्टार्ट, और आस्ते आस्ते करते करते 200-300 लोग आपकी कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं, 200-300 कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो आपका एक मिशन देख रखा है कि टू कनेक्ट प्रोफेशनल ग्लोबली एंड जनरेट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन टू ग्रो, ये इस मिशन की अचीव करने बिल्कुल, मैं इसी पे कहा। तो ये मिशन स्टेटमेंट कैसे सेट हुआ है, इस मिशन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या मायने आपको आया, क्या अल्टीमेट गोल है, क्या चीज करना चाहते हैं? देखिए, जो लाइफ की हार्डशिप्स मैं समझता हूँ कि मैंने देखी हैं, एक बड़ी चीज भी है कि बहुत से लोग जो हैं, मैं उनको शायद उनके लिए कोई मशवरा क्रिएट कर सकूं कि उनके लिए कुछ आसानी हो। जिस प्रोसेस से मैं गुजर के आया हूँ, शायद अगर मेरे किसी छोटे से एक इनिशिएटिव से, किसी एक काम से, करेक्ट HR के थ्रू अगर किसी को कुछ सीखने को मिल जाता है, किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है, उसको आसानी हो जाए, तो वो चीजें में रखते हुए मैंने ये प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन अपना बनाया कि मैं ग्रेड की अपॉर्चुनिटीज इंडिविजुअल्स के लिए भी और बिजनेस के लिए भी, दोनों के लिए लेके आऊँ। और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं और वो उसका बड़ा हम देख भी रहे हैं उसका रिजल्ट। शाह साहब, आप इतने प्रोफेशनल्स को ट्रेन भी कर रहे हैं, नेटवर्किंग करते हैं, प्रोफेशनल सब मिलते हैं, एक ऑफिस में आप उनको बुलाते हैं, और एचआर पे तो लिंक की मतलब टीमवर्क के साथ होता है, इंटरेक्ट करना, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इनिशिएट करना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अकॉर्डिंग टू यू, आपकी नजर में एक प्रोफेशनल कौन होता है? प्रोफेशनल की डेफिनेशन आपकी क्या है? मैं प्रोफेशनल को यूँ देखता हूँ कि एक कहावत है, और बेटे सही है, अगर मैं गलत हूँ तो शायद हजरत अली की है, कि इंसान जो है ना, एक कान की तरह है, और जो जबान है ना, वो उसका वो ताला है कि जब वो खुलता है तो पता लगता है कि कान सोने की है या कोयले की है, हीरे की है या कोयले की है। ऐसी अगर मैं स्टेटमेंट में कुछ सही तो वही होगी, तो उसकी वो माजरत। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो इंसान बाइखलाक है, जो इंसान किसी से बात करते हुए अगर वो एथिक्स का, मॉरल वैल्यूज का उनका ख्याल रखता है, तो मेरी नजर में प्रोफेशनल है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, प्रोफेशन की डेफिनेशन बताइए। आप एक एचआर डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं और प्लस एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं आप एचआर, तो मैं आपसे हायरिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। हायरिंग के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि एक एम्प्लॉय के अंदर एक एचआर कौन सी क्वालिटीज देखता है एट द टाइम ऑफ हायरिंग, या बेस्ट पर्सन को हायर करने का क्या तरीका है? अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो देखता हूँ सिर्फ बंदे का एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो क्या है। और जो लोग कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लोगों के लिए जाते हैं, तो वो इस चीज को बहुत लाइट लेते हैं कि उनका उठना बैठना, वॉक करना, जो वो वेटिंग एरिया में बैठ के जिस तरह वो बिहेव कर रहे हैं, उनको लगता है शायद वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑब्जर्व हो रहे होते हैं, और जैसे ही आप कंपनी में एंटर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड से एकदम अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप ऑब्जर्व हो रहे हैं। वो मालूम होता है बंदा आ रहा होता है, उनको लगता है ठीक है, तो वो बहुत एक इम्पोर्टेंट टाइम है। प्लस ये कि अगर कोई कैंडिडेट वेटिंग एरिया में बैठा है, इंटरव्यू का वेट कर रहा है, तो अगर मैं वहां से गुजरूं या मैं देखूं कैंडिडेट्स को, तो मैं उनका बैठने का स्टाइल भी ऑब्जर्व करता हूं कि वो किस तरह बैठे हैं। अगर वो फ्री बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, तो उस टाइम में उनकी क्या एक्टिविटी है, मोबाइल पे लगे हुए हैं, कॉल पे लगे हुए हैं, या क्या, मतलब ये सब चीजें जो है उसमें काउंट होती हैं। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कौन सा क्वालिटी जो कौन सी हम देखते हैं, उसमें मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज एटीट्यूड। बंदे का एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, अगर उसकी स्किल्स में वो थोड़ा सा लैक भी कर रहा है, तो मेरे लिए आई गो विद दैट पर्सन। शाह साहब, जैसे कि अभी एआई का टाइम पीरियड चल रहा है और सबको टेंशन है कि नई जॉब पर चली जाए, तो एज अ प्रोफेशनल आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में थोड़ा?
देखें, इससे तो इसमें कोई शक नहीं है कि एआई जो है वो बहुत सी जॉब्स को खा गया है, और इसने खाना है बहुत सी जॉब्स को। सही। बहुत से रोल्स जो है ना, बहुत से क्लरिकल जो काम है, जो ड्राफ्टिंग वाले, जैसे हम चैट जीपीटी आजकल बहुत जी। एम है, तो वो कंटेंट और वो ड्राफ्टिंग और वो डॉक्यूमेंटेशन और पॉलिसीज और इस तरह का अगर कोई जॉब डिस्क्रिप्शन अगर हमें चाहिए तो पहले एक बंदा, एक रिसोर्स उसके लिए अपॉइंट होता था, लेकिन अभी ये कि वो हमें वन क्लिक पे ये चीजें मिल जाती हैं। जी। तो ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है। सेकेंडली ये कि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कंपनीज के ऊपर भी आना है, जो वर्किंग कम्युनिटी है उनके ऊपर भी आना है। मेरे को उस्ताद कहा करते थे कि सस्टेन वो करेगा जो जो जिस बंदे में कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हैं या टैलेंट, जो टैलेंट है ना वो सस्टेन करेगा, वो सर्वाइव करेगा। जो बंदा एक वर्कर है, सिर्फ दिहाड़ी वाला काम करने आता है ऑफिस में, तो आने वाले वक्त में शायद ऐसे लोग जो है ना वो उनके लिए मुश्किल हो जॉब उनको मिलना, अपनी जॉब को रिटेन रखना और जॉब होल्ड रखना उनके लिए शायद मुश्किल हो। तो टैलेंट गेम है। एआई जो है वो 100% ना सही, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद 70% तक ओवरटेक कर ले ह्यूमन रिसोर्स को, लाइक लोगों को। बाकी जो 30% या मोर और लेस 30% जो है वो सिर्फ टैलेंट गेम होगी। शाह साहब, जैसे ने रिटेन की बात की है, तो आपके ख्याल से ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर फेल होती है कि एक अच्छे एम्प्लॉय को रिटेन नहीं कर पाती? क्योंकि जॉब सर्चिंग बहुत ज्यादा है, लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल करते हैं, फिर दूसरी में जॉब सर्चिंग कर रहे होते हैं। तो आप बताएं कि टर्नओवर भी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज का, तो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर फेल करती थी, अच्छे एम्प्लॉय को रिटेन नहीं कर पाती? मेरा जाती ओपिनियन इस पे ये है कि ये टोटली डिपेंड करता है टॉप लीडरशिप पर। अगर वो सेठ कंपनी है तो सेठ साहब के ऊपर है, अगर वो एक कॉर्पोरेट कंपनी है तो उस कंपनी के सीईओ या डायरेक्टर लेवल पे जो लोग हैं, ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपनी के अंदर किस तरह का कल्चर जी कल्टीवेट कर रहे हैं, किन प्रैक्टिसेस, किन वैल्यूज को वो खुद फॉलो कर रहे हैं और वो अपने एम्प्लॉय से फॉलो करवा रहे हैं। पॉलिटिक्स जहाँ पे होती है वहां पे ऑब्वियसली ये चीजें ज्यादा होती हैं, एम्प्लॉय पे टर्नओवर ज्यादा होता है, लैंप पुलिंग हो, प्लस ये कि फेवरेटिज्म हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है सीनियर लीडरशिप पे कि वो किन वैल्यूज के ऊपर खड़ी है और उन वैल्यूज के साथ किस हद तक कमिटेड है। जितना कमिटमेंट लेवल होगा टॉप से, मेरा ख्याल है कि उतना ही रिटेंशन रेट भी आपका कंट्रोल्ड होगा और उतनी ही जो है सेटिस्फैक्शन लेवल भी उनका हाई होगा। अगर हम स्टेप्स की बात करें या प्रैक्टिसेस की बात करें कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय को रिटेन रख सकती, ऐसे वो कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं? देखें, एम्प्लॉइज को वो मैंने एक वीडियो देखी है, शायद आपने भी देखी हो, लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा वायरल हुई भी है पुरानी। उसमें कोई साहब एयरपोर्ट पे या कहीं पे एक साहब से दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि एम्प्लॉइज को रिटेन रखने का क्या तरीका है। तो वो उसको बड़े अच्छे से एलैबोरेट करता है। वो कहता है कि ये 3 जनरेशन्स की गेम है, ठीक है। जो हमारे दादा वाली जनरेशन थी वो रोटी कपड़ा और मकान, और मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ, वो रोटी कपड़ा और मकान के लिए काम करते थे। वहां पे लॉयल्टी, वहां पे ये सब वो दौर था कि बॉस इज ऑलवेज राइट, गालियां पड़ रही है, मार पड़ रही है, उनको काम करना है, पैसे कमाने हैं तो घर चलेगा, ठीक है। वो एरा था। जो सेकंड जनरेशन थी, जो हमारे पेरेंट्स की थी, वो थी कि जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ को वो करते थे, उसको फॉलो करते थे। अब वाली जो जनरेशन है, ये जेन जी है, ये क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते। इनको क्वालिटी ऑफिस, क्वालिटी इन्वायरमेंट, क्वालिटी वर्क स्टाइल, ठीक है, ये इनको वो चीजें चाहिए। तो जितना हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को, ये न्यू जनरेशन की एक्सपेक्टेशन को सामने रखते हुए अपना कल्चर, अपना एनवायरनमेंट, अपने वर्किंग पैटर्न्स वो हम प्लान करेंगे, उतना ज्यादा हम उनको रिटेन रख सकेंगे और उतनी ही प्रोडक्टिविटी हम उनसे ले सकेंगे। शाह साहब, सीवी की तरफ आते हैं तो बीइंग एज अ प्रोफेशनल आपको थाउजेंड्स ऑफ सीवी देखने को मिलती हैं। तो आपके ख्याल से कि अगर स्टेप वाइज में पूछूं या पॉइंट्स की बुलेट्स की फॉर्म में पूछूं कि क्या क्या चीजें आप सीवी में मस्ट देखते हैं एक फ्रेश ग्रेजुएट की?
और क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, और सीवी किस टाइप की होनी चाहिए? सीवी की नॉइंटर्स हमारे व्यूअर्स को बता दो। सीरीज बहुत सी वैसी देखने में आती है कि जिनमें फॉन्ट स्टाइल बहुत डिफरेंट यूज हुए होते हैं। एक ही सीवी के ऊपर डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स यूज हुए हैं। साइज की बात नहीं कर रहा, स्टाइल की बात कर रहा हूँ। कहीं पे कैलिग्राफी है तो कहीं पे टाइम्स न्यू रोमन यूज हुआ है, ठीक है। मैं मल्टीपल फॉन्ट जो है वो सीवी का एक लुक खराब कर देता है। ठीक, फॉन्ट पे आप कंसिस्टेंट रहें। हाँ, उसकी साइजिंग को आपने कहीं हेडिंग शो कर देना, उसको बोल्ड कर दें, उसको इटैलिक कर दें, लेकिन फॉन्ट एक रखें। उसके अलावा ये कि फोटोग्राफ, मुझसे कल एक किसी स्टूडेंट की कॉल आई थी, उन्होंने कहा जी सीवी के ऊपर मैं पिक्चर लगाऊं या ना लगाऊं, ये इसका कितना इम्पैक्ट होता है। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि सीवी के ऊपर तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ये आप रिक्रूटर को, वो फीमेल थी, ये आप रिक्रूटर को थोड़ा सा बायस भी करते हैं पिक्चर दिखा के, या तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कभी भी आजकल वो वीडियो प्रोफाइल की तरफ जा रहे हैं, आप तस्वीर पर कहाँ फंसी हुई है। आजकल लोग जो है वीडियो प्रोफाइल के, जिसमें वीडियो में आप अपना आप एक्सप्लेन करें कि जनाब मेरा ये स्किल सेट है, मेरी ये प्रोफाइल है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, और मैं इस जॉब रोल के लिए आई एम अप टू वर्क, और अब तो वो मैं ट्रेंड स्टार्ट होने लगा है। तो पिक्चर लगाने में कोई हर्ज नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उससे बेहतर यह है कि आप वीडियो प्रोफाइल की तरफ आएं और अपनी वीडियो क्रिएट करें। वीडियो प्रोफाइल का एक फायदा और वो ये कि आपके पास एक सीवी आता है तो आप उसको पहले रिव्यू करके देखते हैं कि अच्छा ये बंदा, ये क्वालिफिकेशन है, ये नाम है, यहाँ रहता है, और ये इसका एक्सपीरियंस है। आपको नहीं पता वो बंदा बोलता कैसे है, आपको नहीं पता उस बंदे में कॉन्फिडेंस कितना है, आपको नहीं पता उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो आई कॉन्टेक्ट कर सकता नहीं कर सकता, ऐसा हुआ जी। तो हम इसको स्क्रीन करने के लिए कॉल करते हैं, जरा जान लें, देख लें बंदा क्या बात करता है, किस तरह, ठीक है। वीडियो प्रोफाइल से वो आपका वे पहली एफर्ट उसकी जरूरत ही नहीं है, वो उसने पहले ही आपको जवाब दे दिया अपनी वीडियो में कि जी मैं बोल भी सकता हूँ, ठीक है, और मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरी ये प्रेजेंटेशन स्किल्स ये हैं, ठीक है। तो अब मैं जो है वो वीडियो प्रोफाइल की तरफ मूव करें। तो बैक टू द क्वेश्चन के सीवी के ऊपर फॉन्ट, सीवी के ऊपर आपकी पिक्चर अप्रोप्रिएट पिक्चर, सेल्फी नहीं। बहुत से लोग अभी भी मैं हैरान होता हूँ कि पता नहीं उनको कौन गाइड करता है, या नहीं शायद इसको सर्च आउट नहीं करते कि सीवी के फॉर्मेट्स क्या हैं, क्या पैटर्न्स हैं। पिक्चर लगाना है तो भाई जॉब के लिए दे रहे हैं ना, एक फॉर्मल पिक्चर। बल्कि मैं तो इस हक में भी नहीं कि पासपोर्ट साइज पिक्चर लगाएं कि जो जिसमें आपने टाई लगाई और जनाब बड़े कस के बैठे हैं, वो भी ना लगाए। प्लीज एक फॉर्मल पिक्चर को बनवा लें जी, ठीक है, और वो पिक्चर आप यूज करें इवन अपने लिंक्डइन के ऊपर, अपने बाकी प्रोफाइल्स के ऊपर, तो उसको आप यूज करें। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीजें आती है कि बहुत से लोग अपने सीवी के ऊपर अपनी अचीवमेंट्स नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम देखते हैं कि उनका एक एक्सपीरियंस का एक वो होता है, उसमें एक पोर्शन होता है सीवी में, उनके क्वालिफिकेशन का होता है, हॉबीज लिखी हुई होती है कि मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ और मैं बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन ये है कि अचीवमेंट जो है वो लोग मस करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जिंदगी में कुछ भी अचीव किया है, वो कुछ भी हो सकता है, लाइक आपकी कोई प्रमोशन भी हो सकती है, या आपका कोई ऐसी डिलीवरी हो सकती है आपके वर्क प्लेस पर रहते हुए कि जिसमें आपने स्टैंड आउट किया हो, कुछ विन किया हो, कोई कॉन्टेस्ट हुआ हो, आपने वो विन किया हो, मतलब ऐसा कुछ भी आप अपनी अचीवमेंट को लिखें, बताएं लोगों आपको कि जी मैंने ये किया, ये किया जी, तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अच्छा, जैसे आपने लिंक्डइन की बात की, तो बिफोर कंडक्टिंग द इंटरव्यू जो अप्लायर होता है, बिफोर कंडक्टिंग द इंटरव्यू लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते हैं एम्प्लॉय की, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स की। तो लिंक्डइन के बारे में थोड़ा सा हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स को बता दें, व्यूअर्स को बता दें जो भी जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो उसको दे रहे हैं, सीवी अपनी डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि लिंक्डइन प्रोफाइल की कितनी इंपॉर्टेंस है और किस तरह बिल्ड की जा सकती है। अगर तो आपने लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया फिर तो शायद ये चांस है कि लिंक्डइन प्रोफाइल देखी जाएगी, लेकिन अगर आपने किसी और प्लेटफॉर्म से अप्लाई किया है और सीवी जो रिक्रूटर है उसने सीवी अगर आपके ईमेल पर रिसीव किए हैं या किसी जॉब पोर्टल पर ऐड देकर रिसीव किए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पर्टिकुलरली लिंक्डइन के ऊपर जाएगा ये देखने के लिए कि जिसने अप्लाई किया ये बंदा कौन है, कैसा है, फिर तो आपका सीवी देख के एवैल्यूएट करेगा। लिंक्डइन के थ्रू अगर आपने अप्लाई किया है तो फिर चांसेस हैं कि बिल्कुल आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखा जाएगा। उसको मेंटेन रखना, उसको इम्प्रूव रखना और उसके ऊपर एक्टिव रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में। मैं कल एक
नाम नहीं लूंगा, बड़े अच्छे ट्रेनर है। मैंने इनका प्रोफाइल लिंक्डइन का देखा और मैं देख के हैरान हो गया कि यार इस बंदे का मोर देन 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग्स डिलीवर कर रहा है अक्रॉस पाकिस्तान। लिंक्डइन के ऊपर उसके 194 कनेक्शंस थे, ठीक है। तो वो चीज मेरे लिए थोड़ी सरप्राइजिंग थी कि यार ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बेसिकली इनके टीम मेंबर से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने फिर उनको कहा कि भाई इनसे कहें कि आप इसको देखें, इसको इम्प्रूव करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आपने रहना है और अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रो करें, तो आप प्लीज अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करें और उस पर एक्टिव हों। अच्छा, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे ज्यादा ग्रो कर सकता है, या आपके कनेक्शंस कैसे बेहतर हो सकते हैं? देखिए, मैंने अपना एक अकाउंट क्रिएट किया और अगर मैंने अकाउंट क्रिएट करके छोड़ दिया ना, तो उसका मुझे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अकाउंट अगर मैंने क्रिएट किया, मेरे दोस्त कहा करता था एचआर में, वो कहता है कि एचआर जो है ना, नाम है इजहार का। अगर आपका इजहार नहीं हो रहा ना, तो आप एचआर में किसी कंपनी में हैं तो बस ठीक है, आप हैं, किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर आप इजहार करेंगे ना कि आज मैं ये हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, तो उससे फिर लोग जरा आप नजर में आएंगे, लोग देखेंगे, लोग इन्फ्लुएंस होंगे आपके काम से, आपकी अचीवमेंट से। तो लिंक्डइन के ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट डालते रहें। अब वो रिलेटेड टू योर वर्क भी हो सकता है, वो आप कोई अच्छी बात भी शेयर कर सकते हैं, कोई आर्टिकल भी कर सकते हैं, और कोई जो भी हैपनिंग अराउंड कुछ भी है, आपने कोई इवेंट अटेंड किया है कुछ भी, तो आप उसके ऊपर लाजमी लगाते रहें। और लिंक्डइन का एल्गोरिथम्स को जरूर एक दफा देख लें कि उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए पोस्ट लगाने की, और उसको उसका सही टाइम क्या है पोस्ट को लगाने का। ये चीजें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की थी कि नेटवर्क वाली ना, तो लिंक्डइन पे अगर कनेक्शन ही नहीं बिल्ड कर पा रहे, या प्रोफेशनल्स को नहीं कर पा रहे और कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे, और आप यहाँ पे जो मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ ये थ्रू लिंक्डइन की कनेक्शन लिंक्डइन की थ्रू है। ऐसा जैसे मैंने आपको अभी पूछा कि कंपनी जो है वो क्यों रिटेन कर पाती है अच्छे एम्प्लॉय को लंबे अरसे तक। अगर हम इसका दूसरा एंड देखें कि एम्प्लॉय क्यों स्विच करते हैं जॉब, क्या क्या चीजें वो कंपनी में देखते हैं, क्या क्या वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से जॉब सर्चिंग ज्यादा है? दोनों एंड से कंपनी की तरफ से भी होते हैं प्रॉब्लम्स, और समटाइम्स एम्प्लॉय के अपने भी होते हैं। जो कंपनी के प्रॉब्लम्स होते हैं कि कंपनी क्यों रिटेन नहीं कर सकती, जिसमें मैंने आपको बताया था कल्चर है, लीडरशिप की लैक ऑफ कंट्रोल है, या उनका वैल्यूज के ऊपर वो सही कंसिस्टेंट नहीं है, या उस पर वो कमिटेड नहीं है, तो जिसकी वजह से कोई पॉलिटिक्स है, इस तरह का एनवायरमेंट, एक तो वो फैक्टर हो सकता है। उसके अलावा एम्प्लॉय क्यों छोड़ सकता है, उसके अलावा एम्प्लॉय इसलिए छोड़ सकता है कि एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये जो हम अक्सर देखते भी हैं लिंक्डइन के ऊपर, कि बॉस का बड़ा इंडिविजुअल बॉस का बड़ा रोल है इसमें। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट और पते की है। कंपनी के अंदर जो भी चल रहा हो, कोई मारताल चल रही हो, जितनी मर्जी पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, अगर आपका बॉस आपके साथ अलाइंड है ना, अगर वो आपका जो इंडिविजुअल बॉस है, अगर वो लीडर बनता है ना, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई छोड़ेगा। वो बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। और उसमें ये है कि अगर आपका बहुत सारा काम देख रहा है, लीडर्स का माइंडसेट ऐसा है, विजन पे काम कर रहा है, और कंपनी का वो विजन देख रहा है नेक्स्ट 1 डिकेड का, 2 डिकेड का, तो फिर कोई भी आपके बॉस से काम भरे, पॉलिटिक्स करे, तो कुछ भी चीज असर नहीं करेगी उसको। वो उसको काम से मतलब है, तो लोग जाने नहीं देता एम्प्लॉय को। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये एम्प्लॉय के ऊपर भी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, कि वो अपना जो काम है उसको पूरी ईमानदारी से करे, और जो इससे एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनको मीट करे। कभी कभार जब एक एम्प्लॉय अपने डिलीवरेबल्स पे मतलब पूरा डिलीवर नहीं कर पा रहा होता, या उसको लगता है कि यार यहाँ मैं फंस गया हूँ, या अब ये जो काम मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मैंने इंटरव्यू में तो कहा था कि हाँ मैं ये कर लेता हूँ, लेकिन अब ये मुझसे नहीं हो रहा, तो फिर ये है कि फिर वो देखता है कि यार अब स्केप कहाँ से मैं ढूंढूं और किस तरह यहाँ से निकलूं और कहीं और जाऊं। ये भी एक रीजन होती है। फिर एक और रीजन भी होती है, अगर हम इसको पॉजिटिव वाला इसका वो देखें एंगल, जब एक एम्प्लॉय देखता है कि हाँ मेरी यहाँ ग्रोथ नहीं है जी, उसने 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, उसको कोई फर्दर ग्रोथ नहीं दिख रही, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ
करियर भी, उसमें मॉनेटरी टर्म्स भी हैं, नॉन मॉनेटरी भी हैं, हर लिहाज से। मतलब अगर वो देखता है कि मैं यहाँ स्टक हो गया हूँ पिछले कुछ टाइम से, और अगर वो कुछ अपने लिए कुछ बेहतरी नहीं देखता अगर किसी कंपनी में, तो जाहिर है फिर वो स्विच करता है, फिर उसका हक भी है। और यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करता हूँ अगर आपकी जरूरत हो तो, क्योंकि एक चीज मैंने सीखी थी कि क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, एंडिंग। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारी एंडिंग हुई है तो ये दोस्त है वे चीज आपकी आज आपने रिजाइन कर दी, शायद जैसा भी आप मतलब कि इख्तलाफात रहे हो, नहीं खुश रहे हो, लेकिन जो एंड है ना वो बहुत बेस्ट होना चाहिए, और उसका जो असर नेक्स्ट कंपनी में नहीं जाना चाहिए, या कभी भी जाकर उस कंपनी में पुरानी कंपनी की बातें नहीं करनी चाहिए, या वहां पर ऐसा था सैलरी में सब, वहां पर स्टॉप करके उस अच्छी एंडिंग करके बस क्लोज करके उसके बाद करके नेक्स्ट मूव करना चाहिए। वो जब हम नेक्स्ट लेवल जाते हैं ना, तो पहली सिटिंग में न्यू कंपनी में जब पहला लंच ब्रेक होती है ना, तो उसी में हम सारा अपना दिखा देते हैं दूसरे एम्प्लॉय। बहुत गलत करते हैं वे लोग कि जो प्रीवियस कंपनी को डिस्कस करते हैं अपनी न्यू कंपनी में, चाहे ज्वाइनिंग के बाद चाहे इंटरव्यू में। इंटरव्यू में बहुत से लोग मतलब दे स्पीक बैड अबाउट द प्रीवियस कंपनी के, वहां पर तो ये मसले थे, ये प्रॉब्लम थे। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि आप अपनी सिलेक्शन के चांसेस को खुद ही कम कर रहे हैं। ट्रस्ट लेवल पे हमारा क्या ये उस कंपनी में बात कर रहे है ना। मैंने शुरू में बात की थी कि एटीट्यूड आपका अगर पॉजिटिव है तो मैं तो वो चीज देखूंगा, तो मतलब वो बंदा खुद अपना नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहा है ना, तो मेरे लिए तो बंदा ऐसा फारिग है। और यकीनन मेरे जैसे और बहुत से मेरे कलीग्स के लिए ऐसे लोग के लोग प्रीवियस कंपनी के बारे में कुछ बुरा कह रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो वो ज़्यादा कोई एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसा तो एक टॉपिक के ऊपर आप बहुत ज्यादा काम करें, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से क्या मुराद। जो कंपनी की वैल्यूज होती, जैसे मैंने भी पहले कहा था कि जो टॉप लीडरशिप है उस उन पे डिपेंड कर रहा होता है कि एक तो कंपनीज की क्या वैल्यूज हैं, और फिर वो उस पे किस हद तक कमिटेड है, कहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी कहती है कि जी हम रिस्पेक्ट लेवल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे वो कोई भी किसी भी लेवल का हो, तो वो चीज फिर ये है कि वो फिर ट्रिकल डाउन होती है टॉप टू बॉटम। वो फिर जहाँ पे ये रिस्पेक्ट का एक वैल्यू, जहाँ पे वो उसको वैल्यू करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, वो फिर ऊपर से नीचे तक तभी दिख सकती है वो सबसे जो टॉप बंदा है वो अगर हर बंदे के साथ एक रिस्पेक्ट लेवल मेंटेन रख रहा है। तो अगर मेरा बॉस मेरे साथ रिस्पेक्ट लेवल मेंटेन रखेगा तो मुझे इस बात का एहसास होगा, पर मैंने भी वही चीज जो है वो अपने से नीचे अपनी टीम के साथ मेंटेन रखनी है, क्योंकि ये कंपनी का कल्चर है, यहाँ की वैल्यू है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के और वो आप सेट करके अपने गोल्स या अपने वैल्यूज को करके उनके ऊपर ये कल्चर डेवलप होता है। और कल्चर में ना सिर्फ ये कुछ वैल्यूज या कोई इस तरह की रिस्पेक्ट लेवल ये चीजें ही नहीं, बल्कि इसमें और भी बहुत सी चीजें ऐड होती हैं कि आप आजकल जिसकी बहुत ज्यादा बात हो रही है कि एम्प्लॉइज की वेलबींग का आप किस तरह ख्याल रखते हैं, एम्प्लॉइज की वेलबींग के लिए आप कितना एक्स्ट्रा माइल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज कंपनी का कल्चर ही सिर्फ अपलिफ्ट नहीं करती बल्कि एम्प्लॉय की रिटेंशन के भी बड़ी हेल्पफुल है। अच्छा, शाह साहब जैसे हमने बात की, आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की हमने बात की, तो आप मुझे बताएं कि शाह साहब जैसे भी अपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में थोड़ा सा बताया, इसके बारे में बताएं कि कौन से ऐसे इनिशिएटिव है आप रिकमेंड करते हैं या ट्रेनिंग रिकमेंड करते हैं जिससे हम इम्प्रूव कर सके अपना ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। हम देख रहे हैं आजकल के लीडिंग के ऊपर बहुत सी कंपनीज एम्प्लॉइज वेलनेस के लिए कुछ एक्टिविटीज करती हैं, कुछ सेशंस हैं, ट्रेनिंग्स भी हैं, इस पे योगा भी होता है, और कुछ ऐसे हैं कंसल्टेंट्स के जो करवाते हैं प्रैक्टिस। तो ये मेरा ख्याल है कि आजकल एक ट्रेंडिंग वो है कि जिसको कंपनी अगर अडॉप्ट करती हैं और उसके लिए ऐसा कुछ सेशन अपने एम्प्लॉइज के लिए अरेंज करती हैं, उसका फायदा एम्प्लॉइज को ये है कि दे विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस। ठीक है, कि जनाब हमारी कंपनी में एक सेशन हुआ, कंपनी ने हमारा ख्याल करते हुए, हमारा ख्याल रखते हुए हमें कुछ एक एक्स्ट्रा करिकुलर कोई एक्टिविटी करवाई। ठीक है, वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव होता है। ठीक है, एम्प्लॉय का। और एम्प्लॉयर को अगेन फायदा ये है कि जब उसका एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो रहा है तो वो रिटेन हो रहा है, उसको पता है कि कंपनी उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स, इस तरह की ट्रेनिंग्स खासतौर पे जो एम्प्लॉयज की वेलनेस के ऊपर हो, वो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि वो जरूर होनी चाहिए। एम्प्लॉय का एक मेन मसला जो हर एम्प्लॉय का जो प्रॉब्लम है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं आप, क्योंकि एचआर को देखने, एचआर डिपार्टमेंट को लीड करें, तो हम बने स्ट्रेस। अच्छा, एक एम्प्लॉय का जो कॉमन मसला है हर एम्प्लॉय का कॉर्पोरेट सेक्टर में,
अगर हम उनसे बात करें तो होता है यार स्ट्रेस बहुत है, तो एचआर डिपार्टमेंट को लीड करें, आप क्या रिकमेंड करते हैं, कैसे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, कैसे बताएं, और किन किन वजूहत की वजह से स्ट्रेस होता है कम? स्ट्रेस की जो वजूहत हैं वो तो हमने इसी टॉक में पहले भी कई दफा 2-3 डिस्कस की हैं। कंपनी का क्या कल्चर है, एनवायरमेंट कैसा मिल रहा है, बॉस कैसा है, वर्कलोड कितना है, अनड्यू प्रेशर है कि नहीं है, ये कुछ मेन एम्प्लॉय मैनेज कैसे करता है? हाँ, एम्प्लॉय मैनेज कैसे कर सकता है। एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि वो स्ट्रेस ना ले। एम्प्लॉय स्ट्रेस ना ले, नंबर 1। नंबर 2 ये जो ये तो था लाइटर लेवल पे। एक्चुअली मैं तो सबसे ये रिकमेंड करूंगा कि स्ट्रेस रिलीज करने का एक सबसे बेहतरीन फॉर्मूला जो है वो ये है कि आप नमाज पढ़ें। ठीक है, आपका मोर देन 50% स्ट्रेस तो वैसे रिलीज हो जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी कुछ बचता है तो उसके लिए फिर बहुत सी एक्टिविटीज हैं। आप अपने आप को एंगेज करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, जिन चीजों में आपका दिल लगता है उन चीजों के लिए टाइम निकालें। कहते हैं कि ट्रेवल जो है ना वो एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेस रिलीवर है। ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए, न्यू आइडिया रहते हैं अपना माइंड। ठीक है, तो बहुत से और भी तरीके हैं। मतलब अगर आपने एक चीज करनी है तो आप आजकल हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, भरा पड़ा है इंटरनेट, यूट्यूब, लिंक्डइन, आइडियाज, आपको ChatGPT, आपको जो चाहिए आप उसमें देखिए, आपको मिलता है। ऐसा शान साहब, अभी आपने प्रोफेशनल बात की, आप थोड़ा आपके पर्सनल आपकी प्रोफाइल के बारे में जानने चाहते हैं। अब आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने डेली दिन के बारे में बताएं, आपका दिन कैसे दिखता है, क्या क्या एक्टिविटीज आप करते हैं? दिन में आजकल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत एक्टिवली जो हमारा एक अपकमिंग इवेंट हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, टेक टॉक कॉन्फ्रेंस, उनकी तैयारी में दिन गुजर है। उसके लिए जो पैनलिस्ट हैं, गेस्ट स्पीकर्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन और उनकी प्रोफाइल रिव्यू करना, उनसे बात करना, प्लस कंपनीज को अप्रोच करना फॉर स्पॉन्सरशिप, वो चल रहा है। प्लस जो वेंडर मैनेजमेंट है उसमें वो चल रहा होता है कि हमें वहाँ पे वेन्यू के साथ जो वेन्यू हमने बुक किया उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, जो हॉल है ना मिल रहा है उसकी क्या मेजरमेंट है और क्या, खैर बहुत सी चीजें हैं। ये तो जो है कि इवेंट के से रिलेटेड जो ये एक्टिविटीज चल रही होती हैं। उसके अलावा ऑफिस से घर जाके भी समटाइम्स यही कुछ चल रहा होता है जो कि भी चलना चाहिए, घर जाके बंदे की बैठ देखना चाहिए। तो बाकी ये कि नॉर्मल रूटीन में ऑफिस के बाद घर, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, कुछ न्यूज वगैरह देख ली और उसके बाद दैट्स इट। अच्छा, सब बुक रीडिंग का कुछ होता है तो अपनी फेवरेट बुक्स के बारे में बताएं, या लास्ट आपको जो गिफ्ट हुई उसके बारे में बताएं। मुझे एक लास्ट बुक जो गिफ्ट हुई थी है तो ये बहुत पहले की बात, अब तो खैर वो बुक देने वाले भी नहीं रहे, लेने वाले भी नहीं रहे। मैं जब यूथ में था तो मुझे एक बुक गिफ्ट की थी, राजा गिद्ध। तो वो जो है वो एक मेमोरेबल मतलब एक रीडिंग है जो मैंने वो पढ़ी। उसके अलावा इश्क आइन, एजुकेशन लेवल पे भी या फिर प्रोफेशनल जब आपने जॉब स्टार्ट की उस टाइम भी थ्रू आउट द करियर आपको मुख्तलिफ एडवाइसेस तो जरूर मिलेंगे, लेकिन बेस्ट एवर एडवाइस या रिवॉर्ड उसके बारे में बताएं। कभी किसी काम से इनकार में करना, जो ना मिले उसको ट्राई जरूर करना, ये एक बेस्ट एडवाइस ही मैं समझता हूँ और इसने बड़ा हेल्प भी किया। अच्छा, ये एडवाइस आपको मिली है तो ये आपकी सबसे बेस्ट एवर है। तो अगर मैं आपसे बीइंग एज ए प्रोफेशनल अब हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स को, हमारे व्यूअर्स को एक एडवाइस आपने करनी है, वन बेस्ट एडवाइस, तो क्या? जो मैंने ऑब्जर्व किया है फ्रेश ग्रेजुएट्स में, वो अपने आप को लिमिट कर लेते हैं समटाइम्स। जॉब अगर उनको कहीं पे अप्लाई करते हैं, जॉब लगती है, इंटरव्यू होता है, तो वो पहले से बड़े चूजी होते हैं कि वो तो बहुत दूर है, अच्छा यहाँ पे ये करना पड़ेगा, यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम है। तो मैं उनके भी ये कहूँगा कि फ्लेक्सिबल हो प्लीज, जितना ज्यादा आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल करो और उसको अपना बेस्ट दें। और कभी भी इसमें ना पड़े कि नेगेटिव उसमें ना पड़े कि जनाब यहाँ पे ये नहीं है, इस कंपनी में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये मसला है, उन चीजों में ना पड़े। कोई वर्क प्लेस ऐसी नहीं है जहाँ प्रॉब्लम ना हो। इवन आप अगर आप गूगल में भी जॉब कर रहे हैं तो वहां पे भी हो सकता है कि मसाइल की नोयत डिफरेंट हो, लेकिन मसाइल तो वहां पे भी होंगे। तो आपको आइडियल ऐसी वर्क प्लेस कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लिहाजा इन चीजों से बाहर निकल के फोकस अपना जो है वो काम की तरफ लेके आए तो फायदा होगा। अच्छा, रिकमेंड रिसोर्सेज, वेब सीरीज भी हो सकती है और बुक हो सकता है, टीवी शोज पे, जिससे
हमारे व्यूअर्स की, हमारे ऑडियंस की, जो भी देख रहा है, जिसकी उसकी पर्सनल ग्रोथ भी हो, प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो। एक तो ये आपका वाला है सीरीज है आपके शोज की, ये मैं सबको, हाँ प्रोफाइल की सीरीज। हाँ जी, नहीं, इसको जरूर देखें, और जितने लोग भी इसमें कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे यकीनन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके अलावा ये है कि लंदन एक बेहतरीन सोर्स है जो मैं रिकमेंड करता हूँ सबको कि उसको ज़रा सीरियस लें, उस पर एक्टिव हों और उसके थ्रू कनेक्शन बिल्डअप करें। और शुरू में जो लोग कहते हैं कि हमारे पास हमारे कनेक्शंस नहीं हैं या हम जानते नहीं लोगों को, तो एटलीस्ट अपनी फील्ड से रिलेटेड डेली बेसिस पे 10, 15, 20 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना शुरू करें। टारगेट बना लें कि मैंने अगले 6 महीने में 2000 लोगों को कनेक्ट करना है, ठीक है? तो ये एक मेरी तरफ से होगा। अच्छा साहब, 3 ऐसी मिस्टेक्स जिनका आपको रिग्रेट हो अपने करियर में। मैं कह रहा, मैं रिग्रेट नहीं है किसी चीज का, लेकिन हाँ जो चीज कुछ मैं कहूँगा कि बेहतर शायद हो सकती थी, वो ये है कि मेरी क्वालिफिकेशन में एक गैप आया था कुछ सर्टन ईयर्स का, तो वो अगर ना आता तो शायद मामला थोड़े से और डिफरेंट होते और बेहतर होते। और उसके बाद बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिग्रेट नहीं है। मैं अल्लाह का बहुत करम है। हर प्रोफेशन की कोई कॉस्ट जरूर होती है। बीइंग एच प्रोफेशनल क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं? मैं अपनी फैमिली टाइम को कंप्रोमाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा, जो कि मुझे एहसास है कि नहीं होना चाहिए। इसके बारे में जो बताएंगे कैसे आप डिफरेंट तरह के एम्प्लॉयज को आप डेली बेसिस पे डील करते हैं, डिफरेंट लोग तरह की डाइवर्स एनवायरनमेंट में हर बंदे की अपनी प्रॉब्लम है, वो चीजें हम देख रहे होते हैं, तो ये चीजें आपके माइंड में चलती रहती हैं, घर भी जाते हैं, ये किस तरह टाइम नहीं दे पाते? कि मैं समटाइम्स आई फील कि मैं अपना फैमिली टाइम जो है वो पूरा उस तरह से उनको नहीं दे पाता हूँ जो मुझे देना चाहिए। एक तो मैंने ये कॉस्ट कर रहा हूँ, ये पर्सनल साइड पे। प्रोफेशनली ये है कि इसको कॉस्ट कह रहे हैं या इसको एक टफ टाइम कह रहे हैं कि जब हम किसी एम्प्लॉय से हमें रिजाइन लेना पड़ता है या इसको कंपनी से गुड बाय कहना पड़ता है, तो ये एक थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है कि जिसमें बंदा कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन जॉब है करना होता है तो वो करते हैं। शायद साहब फ्यूचर एस्पिरेशन, फ्यूचर प्लान के बारे में थोड़ा सा बता दें। लास्ट बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोग सुनेंगे, एक नए नाम के साथ हम आ रहे हैं और ये मैं रिवील कर रहा हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म पर। और अब हम HR से, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था, कि अब हम जरा अपना स्कोप जो है ना वो HR से बढ़ा के जरा बाकी डिपार्टमेंट और बाकी प्रोफेशनल्स को भी कनेक्ट कर रहे हैं और उनको भी एंगेज कर रहे हैं, और उसके लिए कुछ चीजें चल रही हैं डाउन द वे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इंशाल्लाह आपको समय के बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह इसको हम कोलैबोरेशन मोड में रहेंगे और इसको कनेक्टिविटी को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। शाह साहब, अगेन थैंक यू सो मच कि आपने अपने के लिए मुझसे टाइम निकाला। इस तमाम हॉस्पिटैलिटी का एक प्रॉपर अच्छी कन्वर्सेशन आपके साथ हुई और बहुत कुछ मैंने आपसे सीखा है, और उम्मीद करता हूँ प्रोफाइल इस एपिसोड से हमारे व्यूअर, हमारे स्टूडेंट्स और जो भी लिखेंगे वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत सीखा आपसे आज। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।